प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी में आज का टॉपिक है प्रिज्म। तो क्या होता है प्रिज्म? तो प्रिज्म होती है दो एक दूसरे से झुकी दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा या अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। तो परिभाषा लिखिए फिर समझाते डायग्राम बना के। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी एक दूसरे से झुकी, मतलब किसी कोण पे होनी चाहिए। दोनों जो पृष्ठ है, जो अपवर्तक पृष्ठ है वो किसी कोण पर होनी चाहिए। दोनों पृष्ठ समांतर नहीं होनी, मतलब जिस पृष्ठ पर प्रकाश गिर रहा है और जिस पृष्ठ से प्रकाश बाहर निकल रहा है वो दोनों समांतर ना होगी, किसी कोण पर होनी चाहिए। तो क्या लिखा मैंने? एक दूसरे से झुकी, मतलब किसी कोण पर होनी चाहिए। एक दूसरे झुकी दो अपवर्तक पृष्ठों या किसको बोल सकते हैं अपवर्तक सतहों या सरफेसेस। अपवर्तक पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसके आर पार देख जिसे बोलते हैं पारदर्शी। दो एक दूसरे झुकी दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। तो ये तो होगी प्रिज्म की परिभाषा कि जहां से प्रकाश आपतित हो रहा है, जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित हो रहा है और जिस पृष्ठ से प्रकाश बाहर निकल रहा है वो दोनों किसी कोण पर होनी चाहिए। तो परिभाषा आपको फिर से बोल देते हैं, एक दूसरे से झुकी दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता। तो आइए बढ़ाते इसका डायग्राम देखिए। एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, आपने देखा होगा लैब के अंदर जब आपके 12 के प्रैक्टिकल चलते तो उस टाइम देखा होगा। आपने किया नहीं है तो 11th में आप तो स्कूल में देखा होगा। त्रिभुजाकार से कांच का गिलास पर त्रिभुज की आकृति के जैसा। तो देखिए डायग्राम कैसा बनाएंगे इसका? तो मान लेते हैं अपने पास ये प्रिज्म है। ये क्या मान लेते हैं अपन? डायग्राम बनाते हैं, कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने की। तो डायग्राम एक मिनट। तो देखिए इसका डायग्राम प्रिज्म का। तो ये प्रिज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं इसका आधार बेस। क्या बोले इसको? आधार बेस। और इस पृष्ठ को और इसके जो पीछे पृष्ठ है कौन सी? ये जो देखो इसके जो ये वाली पृष्ठ त्रिभुजाकार जो खी वाली पृष्ठ, इन दोनों को मिला के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तक सतह। क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह। और इसको जो ये जो कोण इसको बोलते हैं ए। यहाँ पे क्या होता है? इस ए को बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं इस ए को बोलते हैं प्रिज्म कोण। और इसको अपन सामने से देखें, सामने ये इसको सामने से देखें तो क्या दिखेगा? ये त्रिभुज की तरह दिखेगा। और इस भाग को बोलते हैं इसका मुख्य परिचय। क्या बोलते हैं? मुख्य परिचय। जब अपन डायग्राम बनाएंगे तो अपन इसका ये वाला स्टेप ड्रॉ करेंगे। कौन सा? जो आपको त्रिभुजाकार दिख रहा है। अपने को सवालों के अंदर या अपने जो डेरिवेशन के अंदर यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसको बोलते हैं इसका मुख्य परिचय। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुख्य परिचय या प्रिंसिपल सेक्शन। ये क्या होता है? अगर प्रिज्म को सामने से देखें, इसका फ्रंट व्यू सामने के हिस्से की अपन बात करें तो ये अपने को त्रिभुजाकार आकृति का दिखाई देगा। इसे अपन क्या बोलते हैं? मुख्य परिचय। जो है प्रिज्म कोण, इसका प्रिज्म कोण का दूसरा नाम होता है अपवर्तक कोण। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण। अपवर्तक नहीं बोला मैंने, क्या बोला है? अपवर्तक कोण। प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण भी कई बार बोलते हैं। दिखाते हैं किससे? ऐसे। तो इसका डायग्राम हो गया। और इसका मुख्य परिचय क्या है? जो सामने से आपको त्रिभुज दिख रही है, सामने से अगर मैं इस हिस्से को देखूं तो क्या दिखा मेरे को? त्रिभुज दिखाई देगा। क्योंकि मुख्य परिचय। अब यहाँ पे काम की बात यह है कि जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित हो रहा है और जिस पृष्ठ से प्रकाश बाहर निकल रहा है वो दोनों किसी कोण पर होनी चाहिए। यानी वो दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं होनी चाहिए। यानी एक दूसरे के समांतर नहीं होनी चाहिए, मतलब वो एक दूसरे क्या होनी चाहिए? असमांतर होनी चाहिए, नॉन पैरेलल होनी चाहिए। यहाँ लिख लीजिए कि जिस पृष्ठ पर या जिस सतह पर जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश किरण आपतित होती है या प्रकाश आपतित होता है तथा जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण, चलो आप प्रकाश किरण यहाँ पे प्रकाश किरण कर रहा है, जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण बाहर निकलती है वे दोनों पृष्ठ एक दूसरे के
एक दूसरे के असमांतर होने से, मतलब एक दूसरे से असमांतर होने से, समांतर नहीं होने से, मतलब एक दूसरे से झुके हुए होने चाहिए, एक दूसरे के असमांतर होने चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई। जैसे ये वाला, ये क्या बनेगा, प्रिज्म कोण। ये मान लो यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया, तो ये और यहाँ से मान लो प्रकाश निकला, तो दोनों पक्ष क्या एक दूसरे के समांतर ना होकर किसी कोण पर झुकी होनी चाहिए। तो जिस पक्ष पर प्रकाश गिर रहा है और जिस पक्ष से प्रकाश बाहर निकल रहा है वो दोनों नॉन पैरेलल मींस असमांतर होने से समांतर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका प्रिज्म, इसका डायग्राम अपन इसको ऐसा बनाएंगे, सामने से इसका फ्रंट व्यू, इसका क्या है फ्रंट व्यू, समुद्र से सामने से देखें तो इसको ये अपने को ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, आगे ये बात होगी प्रिज्म की। आगे बात करते हैं प्रिज्म में अपवर्तन। ये इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण, एक क्या बोलते हैं प्रिज्म कोण बोलते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज तो 60 डिग्री जो भी कोण है, क्लियर। यहाँ तक ये होगी प्रिज्म की परिभाषा, डायग्राम और स्पष्ट क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लो, जैसे मैं आपसे पूछूं, देखिए आगे क्लियर। यहाँ तक क्या आपने बना लिया होगा। तो एक सवाल बताइए, सवाल ये है कि मान लो यहाँ से प्रकाश आया, ये आपतित यही हो गया, इसका मतलब अपवर्तक पथ बन गया ए बी सी, ये बन गया अपवर्तक पथ। यहाँ आया या इसका अपवर्तन होगा या बाहर निकल गया। ठीक है, तो बताएंगे बहुत सारी बातें। तो यहाँ पे बताओ प्रिज्म को यहाँ मान लो कितना है, मान लो यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ मान लो 70 डिग्री है, तो 7 और 5 12 है, 120 में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे प्रिज्म कोण कितना है, यहाँ पर प्रिज्म कोण कितना है, तो यहाँ पे प्रिज्म कोण है 50 डिग्री। कितना है 50 डिग्री। कैसे, तो इस पक्ष से आ रहा है, इस पक्ष पर गिर रहा है और इस पक्ष से बाहर निकल रहा है, तो निकल रहा है, इन दोनों पक्षों के बीच का जो कोण होगा वो कहलाएगा प्रिज्म कोण। यहाँ पे 70 नहीं लगे, ये प्रकाश इससे तो आ रहा है लेकिन इससे नहीं निकल रहा। अगर यहीं पे सेम केस, मान लो प्रकाश किरण यहाँ आई और यहाँ से इस पक्ष से बाहर निकल गई, तो इस टाइम जो प्रिज्म कोण कितना होगा 70 डिग्री। कितना होगा 70 डिग्री। या उल्टा कर ले, मान लो प्रकाश ने यहाँ से घुसी और यहाँ इसका अपवर्तन हुआ और यहाँ से मान लो बाहर निकल गई, तो इस टाइम प्रिज्म कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्या बात समझ आई, क्लियर है। तो यहाँ पे इस केस में यानी अगर इनको हटा दे, मतलब इसको और इसको हटा दे, तो प्रिज्म कितना हो जाएगा 50 डिग्री बन जाएगा। ठीक, दूसरी बात, जैसे अगला एग्जाम्पल, प्रिज्म कोण पहचान आना चाहिए। अगला एग्जाम्पल क्या, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई आकृति है, ये कोई आकृति मान लेते हैं घन है, मान लेते हैं क्या घन है, और मान लो यहाँ पर प्रकाश किरण, यहाँ पर प्रकाश किरण एक, तो जैसे प्रकाश किरण यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ अपवर्तन हुआ और यहाँ से बाहर निकल गई, तो बताइए क्या ये प्रिज्म बन पाएगा, क्या ये प्रिज्म बन पाएगा, बताइए। तो प्रिज्म बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जिस पक्ष पर प्रकाश आपतित हो रहा है और जिस पक्ष से प्रकाश बाहर निकल रहा है वो दोनों पक्ष एक दूसरे के असमांतर होने चाहिए, समांतर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये पक्ष और ये पक्ष दोनों एक दूसरे के समान थे। प्रिज्म नहीं है, ये प्रिज्म नहीं है, ये आपका बन जाएगा ग्लास स्लेब। क्या बन जाएगा, ग्लास स्लेब मीन्स कांच की पट्टिका बन जाएगा। ठीक है, ये प्रिज्म नहीं। अगर यहीं पे मान लो प्रकाश से यहाँ पे घुसे और यहाँ से बाहर निकल जाए ऐसे, तो ये प्रिज्म बन गया, यानी यहाँ पे प्रिज्म नहीं हो जाए, ये प्रिज्म है लेकिन ये प्रिज्म नहीं। क्लियर है आज तक, तो आपको ये समझ में बात आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं प्रिज्म में अपवर्तन। प्रिज्म में अपवर्तन, तो नेक्स्ट हमें आप लगा लीजिए रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, प्रिज्म में अपवर्तन। यहाँ से इसको मैं साफ कर दूं, या आप डायग्राम बना के आपने कर लिया होगा, ये एग्जाम्पल एक डालना है वाला कोण का, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे ऐसा निकली, ये 50 जो भी आप, ये कौन है प्रिज्म कोण, यहाँ पर ऐसे निकले तो समझ गए आप मेरे, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए प्रिज्म में अपवर्तन, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करो, साथ साथ लिखा करो। मैं इसलिए बोर्ड पे लिखता हूँ कि आप आपके नोट्स के साथ साथ पेपर हो जाए, तैयार हो जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी है प्रिज्म में अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। इंग्लिश का लिख सकते हो, मैं बोल दिया रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। तो मान लेते हैं अब अपन जो प्रिज्म बनाएंगे वो त्रिभुजाकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यानी इसका समुद्र से सामने का हिस्सा अपन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो मान लेते हैं अपने पास ये कोई प्रिज्म है, ये कोई प्रिज्म ऐसा मैंने मान लिया, ये प्रिज्म, इसका ये बनेगा प्रिज्म कोण ए, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण ए, इसको बोल देते हैं ए बी और सी।
और मान लेते यहाँ से प्रकाश किरण आई, इसको बोलेंगे अपन आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या नाम है इसको? आपतित। नाम लेते पी क्यू, नाम दिया पी क्यू। यहाँ इसका क्या होगा? अपवर्तन क्यों होगा? क्योंकि बाहर माध्यम मान लो हवा है, बाहर माध्यम क्या है? हवा, और अंदर प्रिज्म है। प्रिज्म किसका बना होगा? कांच का। तो हवा की तुलना में कांच क्या सघन है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब क्या होता है? अभिलंब हमेशा जो अपवर्तक सतह होती है उसके लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो देखिए इसका अभिलंब क्या बनेगा? इसका अभिलंब बनेगा ऐसे वाला। कैसे बनाते हैं? सतह से लंबवत, सतह से लंबवत। कौन सतह के? कौन सी सतह के लंबवत? जहां पर अपवर्तन हो रहा है उस सतह के लंबवत। ये बनेगा 90 डिग्री पर अभिलंब। अब यहाँ पे तो क्या आपतन कोण आई ये होगा? यहाँ पे आपतन कोण ये होगा कि ये होगा? सोच के बोलना। तो आपतन कोण ये नहीं होगा, आपतन कोण ये होगा, क्योंकि आपको पता है आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो ये बन गया आपतन कोण आई, और ये आपकी बन गई आपतित किरण पी क्यू। अब ये किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुकी, ऐसे की आगे। ठीक है, तो अपन इस कोण को बोल देते हैं R1। R1 यहाँ पे क्या बन जाएगा? अपवर्तन कोण। क्या बन जाएगा? अपवर्तन कोण। फिर से देखिए ये दूसरी इसकी अपवर्तक पथ आ गई, ऐसी क्या बन गई? वापस यहाँ पे अपवर्तक पथ। यहाँ पर प्रकाश किरण कांच से यानी प्रिज्म से बाहर निकल गई, हवा में जा रही है, यानी माध्यम फिर से चेंज हुआ। ये माध्यम कौन सा है? सघन माध्यम। ये माध्यम कौन सा है? विरल माध्यम। तो फिर से लाइट मुड़ेगी, लाइट मुड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो फिर से यहाँ इसका अपवर्तन होगा, तो यहाँ क्या बनेगा? इस जगह में क्या बनेगा? अभिलंब। क्या बनेगा यहाँ पे? अभिलंब। तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको बोला मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये मान लो मैंने यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ किया, ये अभिलंब ड्रॉ कर दिया। अभिलंब मतलब नॉर्मल। क्या होता है? सतह के लंबवत। ये कौन सतह के लंबवत है? एसी सतह के लंबवत। कौन सतह के लंबवत है? एसी सतह के लंबवत है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश किरण अभिलंब की ओर दिखेगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो वाजिब सी बात है, अभिलंब से दूर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। सिंपल, ये अपवर्तन का नियम है, यही तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये प्रकाश किरण यहाँ से अभिलंब से दूर हट गई, इसको हम बोल देते हैं पी क्यू। इसको नाम देते हैं आर एस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोल देते हैं आर एस। चलो आर एस, आर एस को बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? आर एस का नाम होता है निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। अब देखिए यहाँ पे ये बनेगा आपतन कोण। कौन सी? अपवर्तक पथ एसी के लिए ये बन जाएगा आपतन कोण, और इसको अपन नाम देते हैं R2। क्या नाम देते हैं? R2। और यहाँ पे इसको बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंट या इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल दिखाते किससे? ए से। इसको क्या बोलते हैं? निर्गत कोण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हुआ क्या कि प्रकाश किरण PQ अगर एक प्रिज्म नहीं होता, अगर प्रकाश किरण ये प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश किरण PQ जो आपतित किरण वो सीधी निकल जाती। सीधी निकल जाती मतलब ये ऐसे सीधी निकल जाती, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो। लेकिन प्रिज्म ने क्या किया? इस लाइट को बैंड कर दिया, मोड़ दिया। तो हमने क्या किया? इस निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाते हैं, निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर नहीं बढ़ाया, यहाँ पे इसको मैंने पीछे की ओर बढ़ाया तो कुछ हुआ। ये जो कोण बना, ये वाला जो एंगल बना, इसको बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं? इस कोण को बोलते हैं डेल, और डेल को बोलते हैं हिंदी में इसका नाम है विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण इसको बोलते हैं। क्लियर? तो यही अपना देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नाम मैं लिख देता हूँ। PQ को बोलते हैं यहाँ पे आपतित किरण। PQ क्या बोलते हैं यहाँ पे? आपतित किरण बोलते हैं। इसी प्रकार QR को बोलते हैं अपवर्तित किरण। QR क्या बोलेंगे अपने यहाँ पे? अपवर्तित किरण। इसको QR को बोलते हैं अपवर्तित किरण। और RS दिख रहा RS, इस RS को बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। इसी प्रकार जो I है, इस I को बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? आपतन कोण I। और E को बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं इसको? E को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट या इमर्जेंट एंगल, निर्गत कोण। ये नहीं होगा, ये ध्यान देना, तो आप इसको ही बोल दो। नहीं, क्या होता है? मतलब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। और अभिलंब हमेशा सतह के 90 डिग्री पर, सतह के लंबवत, यानी यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से कितना डिग्री पे? इस सतह से 90 डिग्री पे। ऐसा आप बोल सकते हो। ये R पर अभिलंब, ये कहाँ पे अभिलंब है? R पर अभिलंब, नॉर्मल एक R। और ये कहाँ पे? Q पर अभिलंब, Q पर
अभिलंब है, क्यू पर अभिलंब है। ठीक है आगे हो गया। और क्या बचा? और ए को बोलते हैं प्रिज्म कोण। ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण और इसका दूसरा नाम होता है क्या? अपवर्तक कोण। क्या होता है? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। इतनी बात है क्लियर। अब आगे बात करते हैं ये विचलन कोण की परिभाषा। डेल बच गया ना, तो डेल को बोलते हैं क्या? डेल को बोलते हैं विचलन कोण। डेल को क्या बोलते हैं? डेल को बोलते हैं विचलन कोण। अब विचलन कोण होता है क्या देखिए, तो आगे लिख लीजिए विचलन कोण की परिभाषा। विचलन कोण की परिभाषा। अब डायग्राम ड्रॉ करोगे, डायग्राम के बराबर में इधर लिख देना नीचे, जैसे आपका स्पेस बच जाएगा ना, डायग्राम बनाया और डायग्राम के बराबर में जो लिख लीजिए। अब आगे विचलन कोण क्या है? विचलन कोण है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण। क्या बोला मैंने? विचलन कोण क्या है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। तो देखिए विचलन कोण की परिभाषा क्या बनेगी? विचलन कोण की परिभाषा बनेगी आपतित किरण व निर्गत किरण के मध्य का कोण। विचलन डेविएट हो गई। विचलन मतलब इस P2 किरण को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये घूम गई, अपने रास्ते से भटक गई। इसे क्या बोल देते हैं? मैंने विचलन हो गया। रास्ते से भटकना ही विचलन है, विचलित हो गई। तो क्या लिखेंगे विचलन कोण की परिभाषा? परिभाषा ये होगी आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी? आपतित किरण को अपन यहाँ पे बोल रखा है PQ। आपतित किरण PQ व निर्गत किरण RS के व निर्गत किरण RS के मध्य का कोण, निर्गत किरण RS के मध्य का कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण दिखाते हैं किससे? डेल से। कैसे दिखाते हैं? डेल से दिखाते हैं। विचलन कोण किससे दिखाते हैं? डेल से। आपतित किरण PQ व निर्गत किरण RS के मध्य का कोण विचलन कोण कहलाता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा, ये हो गई इसकी परिभाषा। अब आगे देखिए इसका क्या करना है। इसके बाद आप इतनी बातें लिख लीजिए, नीचे थोड़ी लिख लीजिए। ये क्या ये डायग्राम बनाने के बाद इसके बराबर में ये चीजें लिख दो कि कोण क्या है, और फिर विचलन कोण की परिभाषा लिख लीजिए। और उसके बाद आगे देखिए अपन क्या करेंगे, अपन I, E और A में संबंध बनाएंगे। होगा क्या संबंध? I, E और डेल में, ये डेल आएगा I बराबर E प्लस E माइनस E। ये संबंध होता है किसके बीच में? आपतन कोण, निर्गत कोण, प्रिज्म कोण और विचलन कोण के मध्य संबंध। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आप डायग्राम बनाने के बाद ये ड्रॉ कर लीजिए। एक बार में छोटे से दूसरे मार्कर में डाल लेता हूँ। ड्रॉ कर लीजिए यहाँ तक। उसके बाद आगे करते हैं अपन ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो सोचिए कैसे आएगा, कुछ इसमें अपने को और कुछ करना पड़ेगा या जो भी ये देखते हैं। अब यहाँ तक जल्दी से ड्रॉ कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो आगे चले, तो आगे देखिए अपने को इस विचलन कोण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? विचलन कोण का मान निकालना पड़ेगा। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ हटा रहा हूँ नीचे से। क्लियर है? यहाँ तक नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए आगे। अब देखिए त्रिभुज, इसमें नाम देते हैं कुछ अपन, इसका नाम देते हैं ABCD। इसको बोल दीजिए ABCD, इसको बोल दीजिए D, इसको बोल दीजिए E बिंदु। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज। अब आगे देखिए, आगे देखिए डायग्राम में ये कोण कितना है? R1, ये कितना है? I। तो ये कोण कितना बनेगा बताइए। देखिए ये पूरा कोण कितना होगा? ये पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण I होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। अपने को कौन सा? ये थी, यानी इस पूरे में से अगर मैं नीचे वाला हटा दूं तो ये बन जाएगा, कितना आएगा? I माइनस R1। कितना आएगा? I माइनस R1। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार ये पूरा कोण कौन सा है? ये पूरा कोण कितना होगा? E, क्योंकि ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अपने को कौन सी? ये वाला चीज, कौन सी? ये वाला। तो कितना होगा? अगर इस पूरे में से ये हटा दे तो क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, तो आएगा E माइनस R2, E माइनस R2। अब देखिए विचलन कोण, तो यहाँ पे तो लिख सकते हैं डेल बराबर क्या होगा? डेल बराबर होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। कैसे आया? ये इसलिए आया कि अगर इस त्रिभुज QER को देखें तो ये जो डेल है वो त्रिभुज QER का एक्सट्रीम एंगल है, बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण। तो आपको पता होगा बहिष्कोण त्रिभुज का बहिष्कोण उसके शेष अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे? कि मान लो ये त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है
और मान लो यहाँ पे कौन थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है थीटा, और यहाँ पे कौन मान लो थीटा 1 है और यहाँ पे एंगल थीटा 2 है, तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लगवाया। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो थीटा 3, ये कितना थीटा 3। अगर मैं इस कोण की बात करूँ, कौन से कोण की, इस वाले कोण, कौन से कोण की, इस वाले कोण की बात करूँ, ये क्या आएगा, ये आएगा थीटा 1 प्लस थीटा 1 नहीं थीटा 2 प्लस थीटा 3, यानी इन दोनों के बराबर। अगर मैं इस कोण की बात करूँ, ये क्या आएगा, ये आएगा थीटा 1 प्लस थीटा 3 के बराबर। समझ में आ रहा है? तो सिंपल बात यहाँ पे यही है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण है, त्रिभुज का बहिष्कोण के शेष अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि डेल क्या है, त्रिभुज क्यू ई आर का बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल, त्रिभुज क्यू ई आर का बहिष्कोण आया समझ में, कि जो डेल वो इसके और इसके सम के इक्वल, के जोड़ के बराबर होगा। रीजन त्रिभुज का बहिष्कोण, आई कि नहीं बात समझ में, कि ये वाला जो कोण है वो इसके और इसके, मान लो ये 1 डिग्री, मान लो 2 डिग्री है, तो कितना होगा 1 प्लस 2 होगा। बात समझ आ गई। ये तो यहाँ पे मैंने लिखा डेल बराबर, क्या लिखा, लिखा आई प्लस ई, आई वाली को साथ लिखा तो दोनों प्लस थे, यहाँ पे -R1, यहाँ पे -R2, दोनों से माइनस को बाहर निकाल के लिख दिया ब्रैकेट में R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। अब यहाँ पे फिर से डायग्राम में चलिए, ये कौन कितना आएगा, देखिए त्रिभुज क्यू डी आर, त्रिभुज क्यू डी आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जानते हो आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री, तो ये पूरा 180 डिग्री है, इन तीनों का योग 180 है। अगर एक एंगल R1 है, एक एंगल R1 है, दूसरा R2 से कितना आएगा 180 माइनस, ये कितना आएगा, ये वाला आएगा 180 माइनस R1 प्लस R2, यहाँ खतरे पर नेगेटिव लिख दीजिए 180, ये वाला एंगल कितना आएगा 180 माइनस R1 प्लस R2, मैंने इसका समझ गया ना, ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस R1 प्लस R2। आगे समझ में, बस तीनों का योग 180 है, तीनों का कितना 180, अपने को निकालना ये वाला, तो 180 में दोनों को माइनस कर देते हैं, ये बच कितना, जो आएगा वो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किधर यहाँ पे, अब देखिए त्रिभुज को, अब देखिए चतुर्भुज को, कौन सा चतुर्भुज ए क्यू डी आर में, चतुर्भुज ए दिख रहा ना, ए क्यू क्यू डी डी आर आर है, क्या बन गया चतुर्भुज। तो आगे देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज ए क्यू डी आर में, चतुर्भुज ए क्यू डी आर में क्या आएगा, आप जानते होंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जानते हो ना, तो बस वही लगा रहे हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो आगे ध्यान से आप देखोगे तो ये यहाँ पे अभिलंब है, ये यहाँ पे क्या अभिलंब है, ये कौन सा डिग्री है 90, तो ये भी कितना बन जाएगा पूरा 90 बन जाएगा। सिमिलरली ये पूरा कितना है 90, क्योंकि ये क्या बन रहा है अभिलंब, अभिलंब हमेशा अपवर्तक सतह से 90 डिग्री पर होगा। अगर ये 90 है, ये पूरा कितना है, ये वाला पूरा कितना बन जाएगा 90। तो देखिए यहाँ पे चतुर्भुज ए क्यू डी आर, ये कोण कितना है, ये कोण है, इसको मैंने कोण ए लिख दिया, प्लस कोण ए प्लस यहाँ पे पूरा लिखूं कोण ए क्यू डी, कोण ए क्यू डी, मतलब ये वाले कोण ए क्यू डी, इस कोण की बात कर रहा है, प्लस कोण क्यू डी आर, क्यू डी आर यानी क्यू डी आर, इस डी की बात कर रहे हैं, प्लस क्या बचेगा डी आर ई, ये रहा डी आर ई, इस कोण की बात करें, बराबर कितना आएगा 360 डिग्री। रीजन आप क्या लिखोगे, रीजन इसका यहाँ लिखोगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आगे चलिए, ठीक है यहाँ तक, तो आगे देखिए इसके बाद ये रीजन यहाँ लिखना, रीजन यहाँ पे लिखना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इन दोनों को यहाँ से हटा दूं, ये आपने लिख लिया होगा, आगे से आपकी क्या है निर्गत किरण। तो आगे चलिए देखिए आगे क्या आएगा, कोण ए को अपन ने क्या बोल रखा है, सिंपल एक प्रिज्म कोण बोल रखा है। आगे ए क्यू डी की वैल्यू कितनी है 90, तो यहाँ से क्या आएगा प्लस का 90, प्लस क्यू डी आर कितना है 180 माइनस R1 प्लस R2 है, प्लस क्या होता है क्यू डी आर आ गया, क्या होता है डी आर ए, यानी ये वाला है, ये कितना है 90 है, बराबर कितना आएगा 360 डिग्री। मैंने कुछ नहीं किया, कोण ए को सिंपल एक प्रिज्म कोण बोल दिया, इस क्यू ए क्यू आर में ये वाला कोण कितना है 90, क्योंकि अभिलंब कितना बनेगा ये वाला कोण, ये वाला कितना बनेगा 90,
इसकी वैल्यू कितनी है, यानी क्यू डी आर कितना आएगा 180 माइनस R1 प्लस R2, 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस ये कितना आ गया 90 बराबर 360। ध्यान से देखें तो A प्लस 90 प्लस 180 प्लस 90 कितना बन जाएगा 360 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360। तो क्या बता A माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360, ये प्लस का 360 इधर के माइनस का 360। तो क्या बता A माइनस R1 प्लस R2 बराबर 0, यानी यहाँ से आया A बराबर R1 प्लस R2। यहाँ से क्या मिला अपने को, यहाँ से अपने को मिला A बराबर R1 प्लस R2। इसको आप बोल दीजिए समीकरण नंबर 2। क्या बोल दीजिए, समीकरण नंबर 2। इसको नाम लेते अपन समीकरण नंबर 2 बोल रहे हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आएगा, डेल बराबर आई प्लस ई, आई प्लस ई और R1 प्लस R2 से क्या कहते हैं ए लिख सकते माइनस का ई। तो ये आ गया डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ए। तो ये आपको, इसको आप समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए। आपको ये करना है, कई बुक्स में लिख देते हैं डेल प्लस ए बराबर आई प्लस ई, यानी क्या किया इस माइनस ए को इधर रख दिया। इसने बोला कि विचलन कोण प्लस प्रिज्म कोण बराबर होता है आपतन कोण प्लस निर्गत कोण के बराबर। यानी यहाँ से चीज बोली जा सकती है कि अगर इस माइनस ए को इधर भेज दे तो क्या बन जाएगा माइनस जाएगा प्लस, यानी क्या बन गया डेल क्या है यहाँ पे विचलन कोण, यानी विचलन कोण प्लस प्रिज्म कोण बराबर आपतन कोण प्लस निर्गत कोण। ये यहाँ से बोल सकते लेकिन यहाँ पे नहीं बोल रहा, मैं इसको ऐसा लिखा हूँ जैसा डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ई। जहाँ पे आपको पता होना चाहिए डेल क्या है प्रिज्म कोण, आपको समीकरण नंबर 3 नाम देके डिब्बे में बंद करके छोड़ दीजिए, आगे काम आएगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक हो गया। ये क्या आ गया संबंध डेल आई ई और ए के बीच में संबंध, जहाँ पे ए क्या है प्रिज्म कोण, लिखना आपको पता नहीं तो डेल यहाँ पे क्या है प्रिज्म कोण है, आई यहाँ पे क्या है आपतन कोण है, ई यहाँ पे क्या है निर्गत कोण है, ए यहाँ पे क्या है प्रिज्म कोण। ठीक है यहाँ तक, तो आप यहाँ तक इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर आगे चलिए। ठीक, तो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, समझ आपको आगे। और सिंपल सी बात थी, एक बात जैसे आई माइनस R1 पूरा की तरह आई था, समझ में आपको आगे होगा। ये पूरा कैसा भी कोण है R1, तो यहाँ से उठाया आई माइनस R1, ये पूरा ई है, नीचे वाला R2 हटा दिया ई माइनस R2, ये बहिष्कोण भाई डेल क्या हुआ इसके उसके योग के बराबर, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ देना, कमेंट डाल देना। ओके, आगे चलें। ठीक है, ये पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे अपन बात करते हैं किसके बीच में, किसके बीच बात करेंगे, आगे बात करेंगे अपन डेल यानी विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य का ग्राफ। आगे पढ़ेंगे अपन इस आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य का ग्राफ कुछ खास है, तो खास क्या देखिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हेडिंग डाल लीजिए, क्या डालोगे विचलन कोण व आपतन कोण के मध्य ग्राफ, विचलन कोण व आपतन कोण के मध्य ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, क्या आपतन कोण व विचलन कोण के मध्य ग्राफ, आपतन कोण व विचलन कोण के मध्य ग्राफ। लिखिए आपतन कोण व विचलन कोण के मध्य ग्राफ। एक मिनट, आपतन कोण व विचलन कोण के मध्य ग्राफ लिख लिया है। डालिए, देखिए होता क्या है, ग्राफ समझिए पहले लिखाइए बात, ग्राफ बाद में बनाने की, ग्राफ बाद में बनाना पे समझना। ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि मान लो मैं ऐसे ले लूं एक्स पर ले लेते हैं आई, क्या लेते हैं आई, आई बोले तो आपतन कोण, आई बोले तो यहाँ पे आपतन कोण। अपन ने क्या किया आपतन कोण को एक्स पर ले लिया और यहाँ पर वाई एक्स पर लेते हैं डेल, डेल बोले तो क्या विचलन कोण, विचलन कोण को यानी डेल को अपन ले रहे कहाँ पे वाई एक्स पर। और होता क्या है, होता ये मूल बिंदु बन गया, ये बन गया मूल बिंदु। शुरू में आपतन कोण को बढ़ाने पर, शुरू में प्रारंभ में आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है। क्या बोला मैंने, प्रारंभ में आपतन कोण देखो इधर जाओगे आपतन कोण बढ़ रहा है, तो आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है।
फिर मिनिमम होता है, फिर क्या होता है न्यूनतम होने के बाद और उस कोण में न्यूनतम विचलन कोण के बाद आपतन कोण को फिर बढ़ाने पर विचलन कोण का मान भी बढ़ता है। और जहां पे मिनिमम होता है उस कोण को बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। क्या बोलते हैं? इस आई के लिए यहाँ पे जो कोण मिला इसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। दिखाते किससे? डेल एन से। एन बोले तो मिनिमम एंगल फॉर डेविएशन, डेल एन मीन्स मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण। अब एक बात अभी खास और है कि आपतन कोण के दो मान, न्यूनतम विचलन के अलावा, न्यूनतम विचलन कोण के अलावा आपतन कोण के दो मानों के लिए विचलन कोण का एक ही मान होता है। जैसे मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ पे लूं, एक पॉइंट में यहाँ पे ले लूं, तो यहाँ पे आपतन कोण मान लो I1 है और दूसरा पॉइंट सेम। अब देखिए इसको मैं आगे बढ़ाऊं, अगर इसको मैं आगे ले जाऊं और मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूं, यहाँ पे कोई पॉइंट लूं, यानी यहाँ देखिए मान लो यहाँ पॉइंट जो दिए वो मान लो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, मान लो I2 कितना है, I2 है। तो देखिए I1 और I2 के लिए विचलन कोण का मान एक ही है। क्या बोला मैंने ये बोला कि न्यूनतम विचलन कोण के अलावा आपतन कोण के दो मानों के लिए विचलन कोण का मान एक ही होता है। ठीक है विचलन, तो शुरू में क्या होता है, लिखना क्या अपने को कि प्रारंभ में आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है, फिर न्यूनतम होकर आपतन कोण को फिर से बढ़ाने पर विचलन कोण का मान बढ़ता है। तो न्यूनतम विचलन कोण न्यूनतम विचलन कोण करेंगे। न्यूनतम आपतन कोण का वह मान जहां पर विचलन कोण न्यूनतम होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, ये पैराबोला नहीं है। आप ये समझो कि जैसे मैथ में पढ़ते अपन पैराबोला, परवलय, ऐसा होता है ना, दोनों तरफ सममित, ऊपर और नीचे, ऐसा बोलते हैं कि ऊपर और नीचे सममित। ये सममित नहीं है, क्या है, थोड़ा दाईं तरफ ज्यादा झुका हुआ है। यानी मैं बोलूँ अगर ये दूरी मान लो x, जैसे बुक में दे नहीं, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, और मान लो ये दूरी x2, तो यहाँ पे होता क्या है कि x2 का मान x1 से ज्यादा है। पैराबोला परवलय नहीं है, परवलय थोड़ा दिख रहा है लेकिन परवलय है नहीं, ये दाईं और थोड़ा ज्यादा झुका होता है। ठीक है, ऐसी बात है क्लियर। तो थोड़ी लिखिए फिर डायग्राम बना दीजिए। ये परवलय नहीं, ये बात ध्यान रखना, परवलय बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ी क्या लिखोगे, तो पहले थोड़ी लिखोगे, थोड़ी लिखिए क्या कि प्रारंभ में, थोड़ी लिखने के बाद डायग्राम बनाना, प्रारंभ में आपतन कोण को बढ़ाने पर, प्रारंभ में आपतन कोण को बढ़ाने पर, आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है। ग्राफ से दिख रहा, ग्राफ को दिमाग में बैठा लीजिए और ग्राफ से भी थोड़ी लिखिए। प्रारंभ में आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है, विचलन कोण का मान घटता है। वह आपतन कोण के एक विशिष्ट मान पर, वह आपतन कोण के एक विशिष्ट मान पर न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। वह इसके बाद आपतन कोण को बढ़ाने पर, वह इसके बाद आपतन कोण को बढ़ाने पर, वह इसके बाद आपतन कोण को बढ़ाने पर फिर से विचलन कोण का, आपतन को बढ़ाने पर, वह इसके बाद कौन सा, इस कोण के बाद आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण का मान बढ़ता है, विचलन कोण का मान बढ़ता है। तो ये हो गया आपका किसके बीच में संबंध, आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य संबंध। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूनतम, डेल क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण, डेल क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। आपतन विचलन न्यूनतम हो जाता है, वो इसके बाद बढ़ता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो थोड़ी लिखने के बाद एक ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए और इसे बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है यहाँ तक। अब होता क्या देखिए, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आप देखिए क्या होता है आगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या क्या होता है, एक तो होता है I बराबर E। क्या होता है I बराबर E, मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही निर्गत कोण होगा। वो होता है R1 बराबर R2, यानी R1 डायग्राम देखा था भाई, जो डायग्राम मैंने क्या ड्रॉ किया था, R1 R2 ड्रॉ किया था, यहाँ पे R1 बनाया था और यहाँ पे R2 बनाया था। तो R1 बराबर R2 होता है और डेल को क्या बोलते हैं, डेल को बोलते हैं डेल एम, इसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। तो आप ये भी लिख लीजिए थोड़ी, ये लाइन लिखने के बाद डायग्राम के बाद ये के बाद ये के बाद ये न्यूनतम विचलन की अवस्था में
आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, R1 और R2 बराबर होते हैं, और डेल को बोलते हैं डेल m यानी न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है यहाँ तक, तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, आपको समझ में इस तरह से आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है यहाँ तक क्लियर, 48 को यहाँ से। तो नेक्स्ट करेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी उसका जो प्रिज्म उसका एन क्या होगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला आता है, बताता आपको, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूला आता है कैसे देखिए। तो इसको देखने के लिए आगे वीडियो देखिए। ठीक, तो आगे हम डाल लीजिए क्या, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ये नोट नहीं किया तो पॉज करें, इसको नोट कर लीजिएगा। 18 से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। चलिए आगे नेक्स्ट करेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। तो फिर से डायग्राम आते प्रिज्म वाला, फिर से प्रिज्म का डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास ये प्रिज्म है, ये क्या अपने पास प्रिज्म है। ठीक है, और यहाँ पे वही आपतित किरण PQ, आपतित किरण PQ, यहाँ पे इसका क्या होगा अपवर्तन, इसको नाम देते हैं PQR, और ये S, निर्गत किरण S। यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ वही अभिलंब बनाएंगे, फिर से दोबारा बनाना डायग्राम फिर से बनाना। ठीक है, और यहाँ भी क्या बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे। आप समझ गए बातें। यहाँ क्या होगा, प्रिज्म कोण A, इसको नाम देते हैं A, B और C। ये कोण कितना मान ले R1, ये कोण कितना मान ले R2। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो क्या निकल जाती, सीधी ऐसे निकल जाती, लेकिन प्रिज्म ने इसको मोड़ दिया, प्रिज्म ने इसको अपने रास्ते से भटका दिया। ये कितना आएगा कोण, ये आएगा I माइनस R1। इसको ही पीछे बढ़ाते हैं, इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये पीछे ऐसे जाएगी, यहाँ का प्रिज्म कोण यहाँ लिखना, प्रिज्म कोण ये यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बनेगा डेल विचलन कोण, और ये कितना आएगा, ये आएगा E माइनस R2। ठीक है, इसकी बात है। तो P या विलंब कहाँ पे, R पे विलंब और N पे विलंब, ये कौन जाएगा, ये आएगा आपका 180 माइनस R1 प्लस R2। जैसा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आ गए, तो देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ये कंडीशन यहाँ पे लगानी है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि I तो E के बराबर होगा। I कौन सा, ये होगा आपतन कोण I, और ये होगा निर्गत कोण E। निर्गत किरण व विलंब के बीच बड़ा कोण I बराबर E होगा, और R1 बराबर R2 होगा। मान लेते हैं R1 बराबर R2, तो R1 और R2 बराबर, इसको थोड़ा सा के लिए मानो कोई वो R है, दोनों बराबर है, दोनों को सिंपल R मान लिया। और जो डेल किसके बराबर होगा, डेल होगा डेल M के बराबर। अब आप जानते हो, याद लिखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था, मैंने बोला था अभी, क्या था, डेल बराबर I प्लस E माइनस ए था। या पहले लीजिए, या आप जानते हो, क्या लिख लीजिए कि डेल बराबर I प्लस E, लिखो क्या लिखो यहाँ पे, डेल बराबर I प्लस E माइनस ए से, डेल बराबर I प्लस E माइनस ए से, जहाँ पे I क्या है, I आपतन कोण है, E क्या है, निर्गत कोण है, A क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल क्या है, विचलन कोण है। अब देखिए इन मिनिमम एंगल ऑफ, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, न्यूनतम विचलन की अवस्था में ऐसा होता है कि डेल को अपन डेल एम लिखते हैं, I और E बराबर होते हैं। तो मैंने I की जगह I और E को मैंने I ही लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि न्यूनतम विचलन में I E के बराबर है और माइनस का E। तो यहाँ से क्या देगा, डेल एम बराबर 2I माइनस, अपन क्या चाह रहे हैं, अपन R और I का मान निकालना चाहते, क्योंकि अपन यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे स्पर्श के ऊपर। भाई अपवर्तन निकालना है, अब जहां भी अपवर्तन होगा वहां पर स्नेल का नियम लगेगा। तो स्नेल का नियम लगाने के लिए अपने पास एक तो आपतन कोण होना चाहिए और एक अपवर्तन कोण होना चाहिए। तो इसीलिए अपने आगे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा,
अगर मैं एक को इधर भेज दूं तो बन जाएगा डेल एम प्लस ए बराबर 2i। ठीक है, इधर आ गया तो क्या बना, आई बराबर मिला अपने को, आई बराबर मिला क्या मिला, ए प्लस डेल एम बाई 2। मैंने कुछ नहीं किया, एक को पहले क्या डेल में, तो आई का मान ये आ गया। अब देखिए आप जानते हो ए बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, याद है अभी बताया था। ए बराबर कितना रहता, समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 क्या आपका ए बराबर R1 प्लस R2 होता है। अब यहाँ पे R1 और R2 बराबर, आपको याद रखना है न्यूनतम वितरण की अवस्था में R1 और R2 बराबर होंगे, I और E बराबर होगा। तो अपन ने क्या मान लिया, ए R1 को भी अपन ने R मान लिया, R2 को अपन ने R मान लिया, तो दोनों क्या है बराबर, क्या बन गया, ये बन गया ए बराबर कितना बना, ए बराबर आपको मिला क्या मिला, ए बराबर 2r। तो यहाँ से r बराबर क्या आ गया, a बाई 2, यानी a बटा 2 कितना आ गया, a बटा 2 आपको मिल गया। अब देखिए इस अपवर्तक पथ ए बी पर, अपवर्तक पथ मतलब जहां पर अपवर्तन हो रहा है, परिभाषा क्या थी, एक दूसरे से झुकी दो अपवर्तक पथ होते हैं। अपवर्तक पथ मतलब जहां पर अपवर्तन हो रहा है। तो देखिए अपवर्तक पथ ए बी पर, अपवर्तक पथ ए बी पर कहां से, स्नेल के नियम से, कौन से नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम लगाना आपको आता है, लगाइए, मैं तब तक मार्कर नहीं डाल देता हूँ। स्नेल का नियम लगाना आपको सबको आता है, स्नेल का नियम यहाँ पे लगा लीजिए, आगे सोल्व कीजिए, लगाइए स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाना है कोर्ट पेपर पेज पे, लगा लीजिए। आगे देखिए स्नेल के नियम से, कौन सी पथ पर, अपवर्तक पथ ए बी पर। तो देखिए स्नेल का नियम, यहाँ का अपवर्तनांक इंटू यहाँ का साइन बराबर यहाँ का अपवर्तनांक इंटू यहाँ का साइन। तो मान लेते हैं कि बाहर हवा है और हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, इसको मैं मान लो Na बोल दूं, क्या बोल दूं, Na मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और मान लेते हैं जो प्रिज्म जिस पदार्थ का बना है इसका जो अपवर्तनांक है वो Nt है। Nt मतलब P फॉर प्रिज्म, N मतलब अपवर्तनांक। तो स्नेल का नियम, यहाँ का अपवर्तनांक इंटू यहाँ का साइन, यहाँ का अपवर्तन कौन सा क्या आएगा, Na साइन आई, क्या आएगा, Na साइन आई बराबर यहाँ का अपवर्तनांक कितना माना अपन ने, Np बराबर यहाँ का अपवर्तन कोण, यहाँ का साइन, यानी यहाँ का साइन बोलते साइन R1, और R1 और R2 बराबर को अपन ने कितना मान लिया, R अपन ने मान रखा है। तो क्या बन जाएगा, देखिए हवा का यानी Na का मान कितना होगा, एक, किसके लिए, हवा के लिए, क्योंकि हवा का निर्वात का वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक अपन एक मानते हैं। तो बन जाएगा साइन आई बराबर Np मतलब प्रिज्म का जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक बराबर साइन आर। तो यहाँ से क्या आएगा, इस आर साइन आर को नीचे ले आएंगे तो क्या आएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या आएगा, Np। उस Np को मैं इधर लिख रहा हूँ, तो Np बराबर साइन आई बटा साइन आर। अब करना कुछ नहीं है, आई का मान ये पड़ा, आर का मान ये उठा के रख दीजिए। तो क्या करोगे, आई व आर के मान रखने पर, आई व आर के मान रखने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Np बराबर साइन आई। आई का मान कितना है, आई का मान मेरा कितना है, a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन नीचे क्या आ रहा है, साइन आर, आर का मान कितना है a, यानी साइन a बाई 2, साइन a बाई 2। यह आ गया इसका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला, Np बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन नीचे साइन a बाई 2। क्या आया, आगे समझ में, साइन a बाई 2, जहां पे a क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल एम क्या है, न्यूनतम वितरण कोण है, और Np क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। ये आपका फॉर्मूला। और आपकी जो ये थ्योरी आपके प्रैक्टिकल, मेन प्रैक्टिकल में भी आपके मेजर प्रैक्टिकल भी ये आपका है, आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको मिल सकता है। क्लियर। तो ये फॉर्मूला हो गया प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला, कितना आ गया, Np बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, जहाँ पे a होता है प्रिज्म कोण
और डेल एम को बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक नोट कीजिए, इसमें कुछ कंडीशन अपन लगा देते हैं। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, पॉज करके ये डायग्राम बनाने के बाद आप देखते हो ऐसा ऐसा नोट कर लीजिए। ओके, मैं यहाँ से रब कर दूँ इसको। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए, आगे अपन यहीं पे चलता थे, तो देखिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखिए, यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो, यदि प्रिज्म कोण क्या लिखेंगे, यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो, यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो मतलब सामान्यतया 5 डिग्री से कम, सामान्यतया कहाँ पे, मतलब 5 डिग्री या 5 डिग्री 6 डिग्री से चलेगा, 5 डिग्री के आसपास, सामान्यतया 5 डिग्री से कम, सामान्यतः 5 डिग्री से कम। तो आप एक चीज जानते होंगे कि जब कोण बहुत छोटा होता है, जब कोण बहुत छोटा होता है तो अपन कुछ कर देते हैं, क्या करते हैं, याद आ रहा है, जब कोण बहुत छोटा होता है तो क्या होता है, तो होता है साइन थीटा को अपन लगभग थीटा मान लेते हैं। जब कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को लगभग थीटा मान लेते हैं, या थीटा को लगभग साइन थीटा मान लेते हैं। इसी प्रकार टेन थीटा को भी अपन लगभग थीटा मान लेते हैं, या थीटा को टेन थीटा मानकर अपनी सुविधा के अनुसार। यहाँ क्या मानेंगे कि जब कोण बहुत छोटा है, यानी यहाँ पे जो प्रिज्म कोण ए बहुत छोटा है, ये भी क्या छोटा बन जाएगा, तो कोण जब छोटा होता है तो साइन थीटा को लगभग थीटा मान लेते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, तो अपन क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 को, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटा 2 को अपन लगभग क्या मान लेंगे, लगभग ए प्लस डेल एम बटा 2 मान लेंगे, और साइन ए बाई 2 को भी लगभग ए बाई 2 मान लेंगे। अगर इसको अपन कुछ नाम दे, समीकरण 3 उसको दिया था, इसको अपन समीकरण नंबर क्या बोल दे, समीकरण 3 किसको दिया था, उसको दिया था, नीचे भी कुछ दिया था, नहीं दिया, उसको समीकरण नंबर 4 बोल, समीकरण नंबर 4 बोल देते हैं। अगर उसको कहीं दे रखा है 4 उसको 5 बोल देना, ठीक है। अगर दे रखा है तो 4 उसको 5, इसको अपने नाम देना है। तो देखिए समीकरण 4 से, वही समीकरण 4 से नहीं रहा तो समीकरण मेरा छोड़ो, आगे समझ में। साइन इसको क्या मानेंगे, लगभग ए प्लस डेल एम बाई 2, इसको साइन ए बाई 2 लगभग मान लेंगे, क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा एन पी बराबर, यहाँ पे क्या आएगा, इस पूरे की जगह अपन लगभग कितना माने, कितना ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन नीचे ए बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा एन पी बराबर ए प्लस डेल एम अपॉन नीचे क्या आएगा, ए आएगा, इस ए को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बना, ये बन जाएगा एन पी इंटू ए बराबर ए प्लस डेल एम। तो अपन क्या करते हैं, इस ए को इधर ले देते हैं, ये बन जाएगा एन पी ए माइनस ए बराबर डेल एम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेल एम को इधर लिख रहा हूँ बराबर एन पी ए माइनस ए, यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना डेल एम बराबर एन पी माइनस 1 इंटू में ए। मैंने कुछ नहीं किया, इस ए को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एन पी बचा और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। यानी आपका इस जब प्रिज्म कोण बहुत छोटा होता है, जब प्रिज्म कोण बहुत छोटा होता है तो क्या आता है, न्यूनतम विचलन कोण का मान जो होता है वो होता है एन पी माइनस 1 इंटू में ए, जहाँ पे पी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जाम में ड्राइव करने के लिए, अगर ये आता है ठीक है, अगर मान लो ये ड्राइव करना है तो क्या करना है, ये तो करना ही पड़ेगा, फिर करने से क्या लगा देंगे, मान लो ये आ गया तो कर लोगे, अगर ये आ जाए तो कैसे करोगे, यहाँ से करने के बाद ये कंडीशन लगाने की जब कोण बहुत छोटा होता है, जब प्रिज्म कोण बहुत छोटा है, यानी यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो सामान्यतः 5 डिग्री से कम, तो क्या लिखेंगे, जब कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को लगभग थीटा मान सकते हैं। तो ये कंडीशन लगाने के बाद साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 को अपन लगभग ए, ये क्या होता है लगभग अप्रॉक्स ए प्लस डेल एम बाई 2, और साइन ए बाई 2 को अप्रॉक्स हमने कितना मान लिया, ए बाई 2। तो यहाँ से एन पी इक्वल क्या बना, एन पी मतलब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ए प्लस डेल एम बाई 2 अपन ए बाई 2 से, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपको हल करने के बाद, सोल्व करने के बाद क्या बना, डेल एम बराबर एन पी माइनस ए, एन पी माइनस 1 इंटू ए। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो टाइम अपना हो गया कितना, लगभग 49 मिनट, बहुत है इस वीडियो में, इतना ही, 49 मिनट 50 मिनट सफिशिएंट है वीडियो। ओके, ये कंप्लीट आपका प्रिज्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण, वही 7 रंगों में प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरेगा तो 7 रंगों में बढ़ जाएगा और बाकी किरण वगैरह बाकी सारी चीजें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं उसका आपको आंसर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है।